हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आज आपको बायोलॉजी कक्षा 10 बायोलॉजी 6 लेसन जैव प्रक्रम यानी कि लैब प्रोसेस लेके आया हूँ। इसकी एक वीडियो पहले वीडियो में इससे पहले आपको दे चुका हूँ। ये मेरी सेकेंड वीडियो है। अभी जो नए भैया बहन हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक मिले और सबसे पहले वीडियो आप देख पाएँ। तो और अगर कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट भी लिखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज हम दूसरा टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। ये है आपका पोषण में ही दूसरा है विषम पोषी पोषण। क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने स्वपोषी पोषण बताया था। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, हरे पादप। लेकिन विषम पोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया भी, लिखा भी है। ये आप, मैं हट जाऊंगा तो शेयर स्क्रीन ले लें और इसको नोट करते रहें। तो विषम पोषी जीव जो पोषण है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषित जीव कहलाते हैं। ये पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। यह ऊर्जा और भोजन के लिए किसी न किसी रूप से स्वपोषी पौधों पर ही निर्भर रहते हैं या स्वपोषी जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। जीव चूंकि पौधा एक जीव है, जैसे फफूंद है, यीस्ट है तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। विषम पोषी या परपोषी जीव, विषम पोषी को ही हम परपोषी भी कहते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले। यानी कि विषम पोषी या परपोषी जीव निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वाहारी और नंबर 4 अपमार्जक। नंबर 5 परजीवी। यानी विषम पोषी जो जीव होते हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक और परजीवी। देखिए, इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। शाकाहारी जीव क्या होते हैं? इनको आप हर्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। शाकाहारी जीव वे जीव जो हरे पादप या पेड़ पौधों को खाते हैं, अपना भोजन पेड़ पौधों को खा के बनाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण में अगर हम बात करें तो गाय, हिरण, भैंस, बकरी, भेड़, बकरी आदि ये इसके उदाहरण हैं। आप देखें, ये शाकाहारी जीवों के उदाहरण हैं। अर्थात शाकाहारी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन शाकाहारी पौधों को खाकर प्राप्त करते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं? मांसाहारी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों से उनका मांस ग्रहण करते हैं। यानी वे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे आप देखें, शेर, चीता, बाघ आदि, ये मांसाहारी है। सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो, यानी कि साग सब्जी, हरी पत्ती वगैरह और मांस, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, यानी कि साग सब्जी और मांस दूसरे जीवों का दोनों ग्रहण करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे इसमें सर्वाहारी में उदाहरण देखें, मनुष्य, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब जीव सर्वाहारी होते हैं। आप देखें, मनुष्य माने हम, मनुष्य जो है
साग सब्जी वगैरह भी खाता है और दूसरे जीवों का मांस भी खाता है। तो इसलिए ये सर्वाहारी। कौवा भी ऐसे होता है, बिल्ली और कुत्ता, ये सब इसके उदाहरण है। अगर बात करें अपमार्जक, अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक वे जीव होते हैं, अपमार्जक को हम मृत्युपजीवी भी कहते हैं। दूसरा नाम इनको मृत्युपजीवी भी कहते हैं। मृत्युपजीवी, मृत्युपजीवी माने वे जीव या अपमार्जक या मृत्युपजीवी, वे जीव जो सड़े गले या मृत जीवों को खाकर जीवित रहते हैं, उन्हें हम अपमार्जक कहते हैं। सड़े गले पदार्थों को भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें अगर हम बात करें तो अपमार्जक गिद्ध जो है, एक गिद्ध जो पक्षी होता था, गिद्ध को हम इसकी श्रेणी में लेंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट है परजीवी। परजीवी वो होते हैं, इसमें गिद्ध है, गिद्ध के अलावा और भी मृतजीवी होते हैं, जीवाणु भी आते हैं इसमें, जीवाणु भी कह सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, जीवाणु आदि ये भी होते हैं। और परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे जीव होते हैं जो यानी कि दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, पूरी तरह से दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात जो दूसरे जीव हैं उन पर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जीव में जैसे जू है, खटमल है, किलनी है, और पौधों में भी होता है, जैसे अमरवेल पौधा होता है, ये परजीवी होता है, अमरवेल। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा हो, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट भी लिखें। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अभी मैं आपको आगे की पोषण का क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। नेक्स्ट है पोषण। पोषण का एक किरण आरेख किस तरह से हम बनाएंगे? तो पोषण मैंने बताया था, पोषण दो तरह का होता है, एक स्वपोषण और नंबर 2 परपोषण, विषम पोषण या परपोषण। स्वपोषण के अंतर्गत यानी कि क्या आता है इसमें? सभी उदाहरण मैंने बताया था कि सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, हरे पौधे जो है स्वपोषण में आते हैं, सभी हरे पौधे, और कुछ शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवाल, ये सब इसके उदाहरण हैं पोषण के। ठीक है। विषम पोषण, विषम पोषण ये यानी कि दो तरह के दो प्रकार हो गए इसके। और विषम पोषण में ये 5 प्रकार होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक या मृत्युपजीवी और परजीवी। अभी इसके उदाहरण बताए थे आपको। शाकाहारी में जैसे आपको बताया था, यानी कि गाय, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी, ये इसके उदाहरण हैं। मांसाहारी में आपको बताया था हमने, इसके उदाहरण शेर, चीता, बाघ आदि। सर्वाहारी, सर्वाहारी में आपको बताया था मनुष्य, कौवा, बिल्ली, मनुष्य, कौवा, बिल्ली, कुत्ता आदि। और अपमार्जक या मृत्युपजीवी में इसमें जो है गिद्ध है, कौवा भी होता है, गिद्ध, कौवा, कुछ कवक भी होते हैं, कुछ कवक आप कह सकते हैं। और परजीवी में जो है, इसमें आपको बताया था मैंने उदाहरण में, जूं, खटमल, जूं, खटमल, किलनी, अमरवेल, आदि। तो आपकी उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कि पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के जैसे हरे पौधे जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ शैवाल भी इसमें भोजन बनाते हैं। विषम पोषण में, विषम पोषण वे जो विषम पोषी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर
रहते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जन, मृतोपजीवी और परजीवी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो फल, फूल, पत्ती पेड़ के खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। मांसाहारी वो होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे शेर, गाय, भैंस, इनमें से किसी को खा लेगा, चीता भी खा लेगा, बाघ भी, तो ये मांसाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, जो साग सब्जी भी खाते हैं और दूसरों का मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, बिल्ली, कुत्ता आदि। अपमार्जक या मृतोपजीवी वे होते हैं जो सड़े गले मृत पदार्थों को या मृत जीवों को खाते हैं, जैसे गिद्ध, कौवा, कवक आदि। और परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन पर पूरी तरह से डिपेंड करते हैं, जैसे कि जूं, खटमल, पिल्ली, अमरवेल आदि। अर्थात ये भोजन कहीं अंश से न प्राप्त कर जिस होस्ट पर रहते हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए आगे है विषम पोषक के पद, कि विषम पोषी जो जीव होते हैं उनमें किस तरह से पोषण होता है। तो इसमें एक उदाहरण लिया, अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। अमीबा में पोषण, अब देखिए ये अमीबा है, अमीबा का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, अनियमित होता है। अमीबा में एक बीच में एक केंद्रक होता है, क्या होता है, अमीबा में एक केंद्रक होता है, केंद्रक, और बाकी इसमें द्रव पदार्थ होता है। ये जो है ये भोजन का कण है, कि अमीबा कैसे अपना भोजन गिरेगा, ये आपका भोजन के कण है, भोजन कण है। यानी कि जब कोई भी भोजन अमीबा के पास आता है तो वो अपनी शेप बनाना शुरू कर देता है, जैसे ये बी आकार का इन्होंने शेप बनाया है। आगे अगले स्टेप में ये इसको ग्रिप करने की कोशिश करता है, यानी भोजन कण को ग्रिप, और इनको हम कूटपाद कहते हैं, इन्हें कहते हैं कूटपाद। कूटपादों द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि इस तरह से ये इस तरह से घोल आकार की बनाता है, इस तरह से। तो ये इसका केंद्र है, ये जानते हैं, ये इसका ये केंद्र है। अगली कंडीशन में क्या करता है, ये पूरी तरह से ग्रिपिंग में ले लेता है भोजन को, जो भोजन के कण है इनको, यानी कि खाद्य कण जो है, ये भोजन कण या हम खाद्य कण भी कह सकते हैं, इनको पूरी तरह से अंदर ग्रिपिंग में ले लेता है। इस तरह से ये केंद्रक है, यानी कि आप देखें यहाँ पर, फिर ये केंद्रक को मैं बार बार लिखा हूँ, ये आपका केंद्रक है, इसमें केंद्रक है, और बाद में ये जो केंद्रक है ये पूरी तरह से ऐसे ग्रिप हो जाता है, और ये फिर इस तरह की एक रिक्तका बन जाती है, जिसे हम खाद्य रिक्तका कहते हैं, कि ये इसको हम खाद्य रिक्तका कहते हैं, खाद्य रिक्तका बन जाती है। तो इस तरह से ये अमीबा में यानी कि पोषण की प्रक्रिया है, किस तरह से। अच्छा, पोषण के लिए देखा जाए कि पोषण के कुछ पद होते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण को हम अंतर ग्रहण कहते हैं, अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण कहते हैं, यानी कि भोजन को लेना, अंतर ग्रहण। लेने के बाद में जब भोजन हम खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पता है कि पाचन की क्रिया होती है। कौन सी होती है, पाचन की क्रिया। और जब पाचन होता है तो पाचन के बाद में यानी कि अवशोषण, जो हम खाना खाते हैं वो छोटी आंत में जाके अवशोषित होता है, तो इसके बाद में आता है अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण की प्रक्रिया होती है, अवशोषण। और अवशोषण के बाद जब अवशोषण यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, उसके बाद में स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। और स्वांगीकरण होने के बाद अगली प्रक्रिया मल विसर्जन की। इसके बाद में जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको मल विसर्जन के रूप में अलग कर देते हैं, मल विसर्जन। ये इसके पद हो गए, यानी कि अगर देखा जाए जो विषम पोषी के जो पद हैं वो ये अंतर्ग्रहण, सबसे पहले भोजन को लेना, यानी कि हम कहेंगे भोजन को लेना, आप ये कह सकते हैं भोजन लेना, भोजन लेना या ग्रहण करना, ये आपका अंतर्ग्रहण कराता है। इसके बाद में पाचन, पाचन माने यानी कि डाइजेस्ट होना, ये पाचन। अवशोषण माने सोख लेना, जो आवश्यक चीज होती है उनको सोख लेना होता है, सोख लेते हैं, इसको सोख लेना कहते हैं, अवशोषित कर लेना, सोख लेना। और स्वांगीकरण
यानी कि जो चीज जरूरत होती है, आवश्यक चीजों को द्वारा से ले लेना, ये स्वांगीकरण कहलाता है। बाकी इसको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है इसे उत्सर्जन कहते हैं, कि शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन। जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, वो यूरिन के द्वारा या मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मूत्र विसर्जन के द्वारा। ये इसके विषम कोशी पद हुए। आगे मैं आपको पाचन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, अब हम मनुष्य में पोषण की बात करें कि मनुष्य में पोषण, मनुष्य एक विषम पोषी जीव है, तो इसलिए उसमें पोषण कैसे होता है। अब देखिए, मैं डायग्राम बनाया, ये पाचन के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये जो है, सबसे पहले इधर देखा जाए, ये क्या है, ये मुख गुहा है, मुख गुहा। यहाँ से यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं हम, और सबसे पहले मुंह में जाता है, और ये दांत हैं, दांतों की सहायता से यानी कि भोजन को चबाया जाता है। और नीचे जीवा है, ये जीवा, जीवा, जीवा जो है, जीव जिसे आप बोलते हैं, जीवा, यानी कि जीभ के द्वारा भोजन को उलट पुलट किया जाता है, और ये फिर ये इस तरह से इसमें आता है। ये जो है, ये आपकी ग्रास नली है, इसको हम ग्रास माने भोजन होता है या घास होता है, ग्रास और नली, ग्रास को ले जाने वाली नली ग्रास नली कहलाती है। ये जो ऊपर है, ये वाली जो है, ये एक लार ग्रंथि होती है, इसमें हमारी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है, उसे यानी जीवा जो लार होती है वो निकलती है, उसमें लार में टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन, टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जिसको ये सिक्रेट करती है, और भोजन इसमें मिलने के बाद में यानी लुगदी बन जाती है, और ये फिर इसके द्वारा नीचे आता है ग्रास नली, और यहाँ पर ये आपका, इसको आमाशय कहते हैं, आमाशय, या आप पेट कह देते हैं, यानी भोजन जो है ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में जाता है। इसको आप इंग्लिश में स्टमक बोलते हैं, या आप इसे पेट भी बोल देते हैं, पेट। भोजन जब आमाशय में आता है, तो आमाशय के बाद यानी कि ये जो आमाशय से जो चलता है, तब ये एक बड़े से इस भाग में आता है, इसको हम ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी, इसको ग्रहणी कहते हैं, इस भाग का नाम ग्रहणी है। यानी वो ग्रहणी से ही ये अग्न्याशय कनेक्ट होता है, ये होता है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय कनेक्ट होता है, जो इंसुलिन नामक एंजाइम सिक्रेट करता है, इंसुलिन, इंसुलिन नामक एंजाइम को सिक्रेट करता है, इनके निकालता है अग्न्याशय, इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। और अग्न्याशय जो है, ये आप देखें, ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, इसको यकृत बोलते हैं, यकृत, यकृत में ही ये पित्त होता है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। यानी यकृत के अंदर ये जो है लाल रंग की जो ग्रंथि है, इसे हम पित्ताशय बोलेंगे, पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय जो है पित्त नली के द्वारा, यानी कि ये जो नली है जिससे कनेक्ट हो रहा है, इसे हम पित्त नली कहते हैं, पित्त नली, पित्त नली द्वारा कनेक्ट होता है ये, और यानी पित्ताशय से ही ये अग्न्याशय कनेक्ट। यहाँ से आपको पता है कि जो हमारा पेट होता है, इसमें एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिससे मिलने से ये जो है इसका प्रभाव यानी न्यूट्रल हो जाता है, और फिर ये यहाँ से ग्रहणी से होता हुआ, और ये बाद में ये छोटी आंत में आता है, इसको आप कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत, या क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं इसे, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका पैंक्रियाज है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये यहाँ से, यानी कि ये आपकी परिशेषिका है, इसको आप कृमि परिशेषिका बोलते हैं, परिशेषिका, परिशेषिका, अपेंडिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अगर देखा जाए तो इसे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, परिशेषिका। और परिशेषिका यहाँ से ये फिर ये जो है, ये मलाशय या बड़ी आंत कहते हैं, इसे आप
बड़ी आंत, इसे बड़ी आंत कहते हैं। भोजन जो सारा डाइजेस्ट होने के बाद में बड़ी आंत में आता है, इसे बृहदांत या इसे कोलन बोलते हैं इंग्लिश में, कोलन। और उसके बाद में यहाँ इसे मलाशय कहते हैं, मलाशय। मलाशय यानी कि जो बेकार व्यर्थ पदार्थ है कुछ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और बाद में ये आपका गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर गुदा द्वार या एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी पाचन की प्रक्रिया हुई। अब आप पुनः एक बार देख लें, वैसे इसमें कई सारे केमिकल रिएक्शन भी है कि सबसे पहले जो भोजन है वो मुख में जाता है। जो भोजन है उसको हम भोजन को मुख द्वारा लेते हैं और दांतों द्वारा चबाते हैं। दांतों को चबाने के जीवा जो है इसको रटने का कार्य करती है और उसके बाद में यहाँ से लार ग्रंथि टाइलिन नामक एंजाइम लार छोड़ती है और यहाँ से ये मिलने के बाद में देखिए 80% और 80-90% जो पाचन है वो हमारा मुंह में ही हो जाता है। फिर ग्रास नली से आता हुआ ये हमारा आमाशय पेट में आता है और पेट से फिर ये गृहिणी के द्वारा छोटी आंत में आता है। जो गृहिणी में ही यानी कि ये जो आपका पित्त रस छोड़ता है, अग्न्याशय से अपना रस छोड़ता है और ये डाइजेस्ट होता है और बाद में ये बड़ी आंत में आता हुआ और मलाशय से बाहर निकल जाता है। इस तरह की एक पाचन की प्रक्रिया है। पाचन को अगर हम एक इसका किरण आरेख बताएं, किरण आरेख देखें तो देखिए इसमें पाचन के लिए पाचन अगर हम देखें पाचन कहाँ से शुरू होता है। पाचन की अगर हम बात करें तो पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, हम इस तरह से जब इसको लिखेंगे यानी मुख गुहा, और मुख गुहा के बाद में ये ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली। आपको पता है मुख गुहा से ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद में कहाँ आता है? पेट में। इस्तेमाल यानी कि आमाशय कहाँ आता है? भोजन आमाशय में आता है, आमाशय इसको स्टमक कहते हैं। और आमाशय के बाद में भोजन कहाँ? गृहिणी में आता है, यानी कि आमाशय के बाद में भोजन कहाँ आता है? गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी में आता है। गृहिणी को ड्यूडेनम बोलते हैं। और गृहिणी के बाद में ये देखिए गृहिणी, और गृहिणी के बाद में फिर ये छोटी आंत में आ जाता है। कहाँ जाता है भोजन? छोटी आंत में। ये इसका आरेख है, छोटी आंत, और छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में आता है। छोटी आंत से फिर आपका छोटी आंत से मैं बना रहा हूँ बड़ी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद में मलाशय से होता हुआ, यानी कि बड़ी आंत में मलाशय से होता हुआ फिर ये यानी गुदा द्वार यानी कि एनस द्वारा बाहर हो जाता है। इसका वही क्षेपण होता है। वही क्षेपण माने बाहर निकल जाता है, वही क्षेपण। और वही क्षेपण की जो प्रक्रिया है ये आपकी गुदा द्वार में होती है, गुदा द्वार द्वारा होती है।